Okay, so students, we'll begin with today's lecture. Last time we were studying about your fifth chapter in history, and that is education. Today we shall continue with the same very chapter. We had studied about the University Education Commission. It was a team which had been established by the government of India. आज़ादी मिलती है 1947 में. 1947 के बाद इंडिया की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के अंडर फिर एक प्लानिंग कमीशन नाम का जवाहरलाल नेहरू के अंडर एक टीम शुरू किया था जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. When we had Maulana Abdul Kalam Azad, who was supposed to be the very first education minister of India. अभी ये जो टीम थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नाम का ये जो टीम है विच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस टीम का जो चेयरमैन था ही वाज नन अदर बट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. So Dr. Radhakrishnan, after whose name we see that today the Teachers' Day is being celebrated. इस व्यक्ति के अंडर हम देखते हैं कि इनकी चेयरमैनशिप के अंडर there is this University Education Commission which has been established then. ये University Education Commission काम क्या करता है exactly? All over India, पूरे देश में, पूरे भारत में schools को कैसे चलाया जाए, especially higher education schools को. We are talking about 11th grade and we are talking about the 12th grade. जो तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं. ये हायर एजुकेशन सेक्टर को कैसे चलाया जाए थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज गोइंग टू डू. नाउ प्लीज बी वेरी अटेंटिव ओवर हियर. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? इट गिव्स सम फाइनेंशियल ग्रांट्स. फाइनेंशियल ग्रांट्स का मतलब है ये पैसे देता है उनके नीचे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस है जो हायर एजुकेशन चलाती है उन तक पैसे पहुंचाने का काम करती है. दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज. इंडिया में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चेन्नई यूनिवर्सिटी हो, वेदर एनी डैम गवर्नमेंट अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज विच आर देयर इन इंडिया, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाया जाए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना बहुत जरूरी है. So this is what the University Education Commission was exactly trying to do. Now what is even more important in this? 5 years plan. हमने इसके बारे में already discuss किया है. What are 5 years plan? After every new prime minister that is elected, हमेशा एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो अगले 5 साल के लिए जब भी वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहता है, what is he going to plan for the next 5 years? That is decided under the 5 years plan. तो इंडिया का जो पहला 5 years plan था उसमें ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने किया क्या? They wanted to sanction and disperse the grants to the universities. इंडिया की सरकार के पास जो पैसे है वो पैसे लेने का अप्रूवल, सैंक्शन होना और वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्स करना वो पैसों को टुवर्ड्स द वेरियस यूनिवर्सिटीज विच आर देयर इन इंडिया. पहले सरकार से अप्रूवल लेना उसको सैंक्शन बोलते हैं. तो पहले सरकार से परमिशन लो, एक सैंक्शन लो कि हमें इतने पैसे चाहिए देश का हायर एजुकेशन ठीक करने के लिए. परमिशन मिल जाने के बाद, वो पैसे मिल जाने के बाद ये पैसों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यूनिवर्सिटीज के बीच में, that is wherein you call disburse. Okay, so sanctioning these grants and dispersing these grants in various government universities in India, that is what the planning commission was trying to do. That is what the education commission was trying to do. Okay, next उसके बाद what are they saying over here कि यहाँ पे जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज है उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, हाउ शुड देयर सिलेबस लुक लाइक. ये यूनिवर्सिटीज को पढ़ाना लिखाना कैसे है पूरे साल में, उसका प्लानिंग. मोर देन दैट
यूनिवर्सिटीज की बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स से लेके पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, एक नेशनल लेवल पे उनका रिक्वायरमेंट, everything has to be fulfilled by this education commission. More than that, what are they saying over here is इंडिया में हम देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासरूम्स लेकर आए हैं. Right now what you see on your laptop screens, these are online tutorials which are going on. उसके बहुत टाइम पहले, almost in the year 1997 we can say, sorry, not 1997, 1975, almost then back. So here we see that on television, दूरदर्शन चैनल पे हम देखते हैं कि इंडिया की सरकार ने ट्राई किया था कि वो लोग एक नेशन वाइड टीवी चैनल पे, गवर्नमेंट की टीवी चैनल पे वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाए. वो कंट्री वाइड कुछ ऐसा एजुकेशनल चीज पुट करे on that दूरदर्शन channel. They live telecast something which is almost related to education. So they started countrywide classroom. Countrywide classroom नाम का ये जो प्रोग्राम था, वो दूरदर्शन जैसी चैनल पे फिर वो एजुकेशनल स्टफ वो रिलीज करता था. नेक्स्ट, we usually in India till 1965 के पहले सिर्फ कॉमर्स और साइंस का स्ट्रीम था. 1965 के बाद एक आर्ट्स का डिपार्टमेंट खोला जाता है. So in the year 1965, finally we had the art department, the arts stream, which had been established in Maharashtra. And thereafter we see कि महाराष्ट्र सरकार ने ये आर्ट्स डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, आर्ट्स डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, they started with the grade examinations, drawing grade examinations, the elementary and the intermediate examinations which you give. तो महाराष्ट्र की सरकार ने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस पूरे महाराष्ट्र में शुरू करवाए ताकि बच्चों को और इंटरेस्ट आए कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद, 10th के बाद स्टूडेंट्स आर्ट्स के लिए भी अप्लाई करें. नेक्स्ट इज अबाउट एनसीईआरटी. इफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट द सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड होता है एक, दूसरा आईसीएसई बोर्ड होता है और तीसरा CBSE board होता है. So if you have heard about CBSE board, we shall look into it now. So from DN Nagar, Namra Shah, she has a question to be asked, which is just outside this chapter. So I'll for sure answer your question once we are done with this chapter today. Okay. Fine. So talking about NCERT, ये एक टीम का नाम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज कॉल्ड एज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो ये जो NCERT नाम का ये जो एक कमिटी है, ये एक जो टीम है, it had been established in Delhi on 1st of September 1961. ये जो NCERT, देश की सरकार ने ये टीम को एस्टैब्लिश किया था. NCERT ट्राई करता है कि वो कंट्री वाइड एजुकेशन को अच्छा बना पाए और पूरे एजुकेशनल सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रीम में लेकर आए. They do more of research in the education system. They try to bring about development. They try to train teachers, and they try to bring about some educational programs. Schools की जो टेक्स्ट बुक्स होती है, ये टेक्स्ट बुक्स में क्या करिकुलम होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया एक जैसा, ये NCERT कोशिश करता है इन सब चीजों को वो ध्यान में रखे. अभी ये NCERT के साथ, with this NCERT, there is CBSE board which works. तुमने CBSE बोर्ड तो सुना होगा.
तो ये जो सीबीएसई बोर्ड है, ये जो सीबीएसई बोर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनसीईआरटी के साथ काम करता है. So for basically those parents who do not stay in one state, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमेशा जो पेरेंट्स का ट्रांसफर होता रहता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में पेरेंट्स काम करते हैं, और वो पेरेंट्स जिनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घड़ी घड़ी ट्रांसफर होना पड़ता है, तो ये पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, we see that from one state to another their educational pattern will keep on changing if they follow the state board. अगर वो एसएससी बोर्ड को फॉलो करे ऐसे बच्चे, तो हर एक स्टेट में एसएससी बोर्ड का करिकुलम अलग होता है. तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स को आए दिन ट्रांसफर मिलता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो ऐसे बच्चों को यूजुअली हम सीबीएसई बोर्ड में डालते हैं. This CBSE board, they have a common textbook throughout India. इनके सारे सब्जेक्ट्स के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो थ्रू आउट इंडिया एक जैसे ही होते हैं. So there is no change in their curriculum. All what happens to the kid is his school changes when the family gets transferred from one state to another. तो ऐसे बच्चों की सिर्फ स्कूल्स चेंज होती है, उनका करिकुलम, उनका सिलेबस, उनका जो पढ़ाई लिखाई का पैटर्न है वो सेम रहता है. तो एनसीईआरटी के नीचे ये सीबीएसई बोर्ड काम करता है. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीबीएसई बोर्ड? इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई बोर्ड, जब भी हम ये सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये बेसिकली क्या काम करता है, हियर इट हैज बीन गिवन. सो सीबीएसई बोर्ड, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड कोऑपरेशन in the areas of primary and the secondary education to the state governments. CBSE बोर्ड ये ट्राई करता है कि इंडिया में जितने भी 28 स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वो बात करे और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को एक लेवल पे लेकर आ सके. Okay, in between all the states, they bring about some commonness in between all the states in primary and secondary education. CBSE बोर्ड टेक्स्ट बुक्स डिजाइन करता है, हैंडबुक्स और वर्कबुक्स को डिजाइन करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है कि वो एक जैसा एजुकेशन दे थ्रू आउट इंडिया, एंड मोर देन दैट दे ट्राई टू डेवलप द टीचिंग, द लर्निंग पैटर्न्स, द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू टीच द स्टूडेंट्स, एंड दे ट्राई टू कंडक्ट अ टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम. तो हर साल नेशनल लेवल पे इनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, wherein students throughout all the boards can participate in it, and they can try to test their talent there. So that is what the CBSE board exactly does. अभी CBSE board तो पूरे इंडिया के लिए काम करता है. तो CBSE board ने हर एक स्टेट में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बसा के रखा है, and at every state level there is SCERT. तो सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल लेवल पे है जो पूरे इंडिया का देखभाल करता है. ये एक कंट्री वाइड एक बोर्ड है, और ये जो सीबीएसई बोर्ड है उसने कंट्री के हर एक स्टेट में अपना वापस एक और ब्रांच खोल के रखा है जिसको हम SCERT बोलते हैं. दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो हर एक स्टेट के पास SCERT होता है जो CBSE के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने स्टेट में वो एजुकेशन को मेन स्ट्रीम कर देता है CBSE बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक्स के साथ. So in Maharashtra we have SCERT, which is called as Maharashtra State Council of Educational and Research Training. It is there in Pune. तो महाराष्ट्र का जो CBSE बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर्स पुणे में है. Above all, what happens over here in Maharashtra, they are trying to improve the primary standard of education. They are trying to train the teachers कि वो CBSE बोर्ड का सिलेबस पढ़ा पाए. उसके अलावा they are trying to train the teachers and the entire organization. जो schools CBSE बोर्ड पढ़ाती है उन schools का curriculum कैसा होना चाहिए, उनको इन बच्चों को कैसे treat करना चाहिए. That is all what they try to develop in between them. So that is all about the CBSE board. We'll move ahead with your Balbharti textbooks now.
ठीक है, तो आप सबको पता है व्हेन यू लुक एट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स दे बिलोंग टू द बाल भारती. इफ यू लुक एट योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स तो एंड में बाल भारती का तुम्हें एक लोगो दिखेगा. सो व्हाट इज दिस बाल भारती एग्जैक्टली? तो बाल भारती जो है ये और कुछ नहीं लेकिन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है. हम देखते हैं दैट इन इंडिया, इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड मोर देन दैट ये 28 स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हिच आर स्पोकन. एवरी स्टेट, हर एक स्टेट की हिस्ट्री अलग है, पास्ट अलग है, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है. सो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तुम अभी फिलहाल एसएससी बोर्ड में हो, यू गाइज आर इन एसएससी बोर्ड. सो इन महाराष्ट्र यू आर गिविंग योर एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस. अगर तुम महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट में जाओ, इफ यू गो टू कर्नाटका, इफ यू गो टू तमिलनाडु, तो वहां के स्टेट बोर्ड्स का करिकुलम अलग होता है. अगर तुम वहां के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स खोलोगे, वहां के इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को खोलोगे या वहां के ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक को खोलोगे, उनका सिलेबस पूरा अलग होगा देन व्हाट यू सी इन महाराष्ट्र's टेक्स्ट बुक. ओके, सो बाल भारती ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाल भारती नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको पुणे में सेटअप किया गया था ऑन 27th of January 1967. अभी बाल भारती क्या करता है, वो ये जो थ्रू आउट द स्टेट्स, ये जो 28 स्टेट्स में ये जो सारा करिकुलम अलग अलग है, वो उनका प्रिंटिंग करवाता है. सो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स का जो प्रिंटिंग होता है और टेक्स्ट बुक्स का जो मेंटेनेंस होता है, टेक्स्ट बुक्स में कौन सा सिलेबस होना चाहिए कौन से स्टेट के लिए, उसमें क्या करिकुलम होना चाहिए, ये सब बाल भारती बोर्ड डिसाइड करता है. ओके, इट्स अ टीम, बेसिकली it's an organization and it sees through it that the textbooks are being printed in all the 8 languages such as Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati and Telugu. If you go to Gujarat, people they speak in Gujarati. वहाँ पे तो मराठी भाषा नहीं बोली जाती है ना. So they have one language that is Gujarati which they learn over there. So then you have Bal Bharati textbooks over there which have been printed in Gujarati language. So there are these different languages in which the Bal Bharati textbooks are available. बाल भारती खुद हर साल हम देखते हैं मंथली बेसिस पे किशोर नाम का एक मैगजीन इशू करता है स्पेशली बच्चों के लिए. So you can go online and you can check this magazine which is called as Kishore. It is specially released by Bal Bharati every month. Okay. So it was Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, जिसको in short बाल भारती बोला जाता है, जो ये टेक्स्ट बुक्स का फिर प्रिंटिंग करवाता है and it makes it available to the students in various states then. Fine. Next we'll move on to the education policy of 1986. तो 1986 में इंडिया की सरकार ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम. वो एजुकेशन सिस्टम में और भी ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं. ऑन व्हाट ग्राउंड्स देन इट हैज बीन गिवन टू ओवर हियर. क्या क्या डेवलपमेंट करना है, इट्स द सेम थिंग. दे वांट टू सी थ्रू इट दैट विद द चेंजिंग सोसाइटी, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को अपडेट करना बहुत जरूरी है. उनका करिकुलम चेंज करना बहुत ही जरूरी है. हम देखते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स है. 28 स्टेट्स में अलग भाषाएं बोली जाती है, उनकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स बहुत अलग होगी, बट स्टिल वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ कॉमननेस इन देयर एंटायर करिकुलम. ये 28 स्टेट्स की टेक्स्ट बुक भले अलग अलग हो, लेकिन इन सब टेक्स्ट बुक्स के बीच में एक कॉमन करिकुलम होना बहुत जरूरी है. Fine. Next, we'll move on to this part now. Okay, this one is very important, as you can see over here. Fine. Just look at this. National Education Policy, it had been introduced in the year 1986. 1986 साल में नया एजुकेशन पॉलिसी आया था. उसके भी पहले okay, education policy was introduced in 1986. But what is more important over here,
ये एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में ये जो कानून आया था उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया है? देन इट इज इन द ईयर 1988. Who was the chairman to implement this new education policy? Then it was Dr. R.H. Dave. डॉक्टर R.H. दवे ने दवे कमेटी के अंडर ये जो नया करिकुलम आया था एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थ्रू आउट इंडिया. हम लोग देखते हैं कि नई लैंग्वेजेस से लेके मैथमेटिक्स से लेके एनवायरमेंटल स्टडीज तक ये सब्जेक्ट्स को कंपलसरी बनाया गया था. मोर देन दैट, लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, ये लैंग्वेजेस कितनी डिफिकल्ट लेवल पे लेकर जानी चाहिए फ्रॉम क्लास 5 टिल योर क्लास 12. What should be the levels of difficulty at various levels for the languages, for mathematics as a subject or for environmental studies EVS subject के लिए, तो इसका difficulty level कौन से हद तक जाना चाहिए? That is what this Dave committee had decided. Next we'll talk about the satellite. So in the year 1975 में हम देखते हैं कि साइट नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. It is called as the Satellite Instructional Television Experiment. This experiment was conducted at Space Application Center in Ahmedabad. एक्सपेरिमेंट का नाम है साइट. कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था? एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एट अहमदाबाद. किसने ये एक्सपेरिमेंट करवाया था? हु वाज द साइंटिस्ट? हिज नेम वाज एकनाथ चिटनिस. एकनाथ चिटनिस नाम का ये जो साइंटिस्ट था उसने ये साइट नाम का एक्सपेरिमेंट करवाया. किधर करवाया? इट वाज एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद. दिस साइंटिस्ट ही बिलोंग्ड टू इसरो. वो इसरो को बिलोंग करता था. एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू लॉन्च अ सैटेलाइट. इन्होंने एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया. ये सैटेलाइट का नाम था EduSat satellite. This satellite which was being put into the space, ये सैटेलाइट ट्राई कर रहा था कि वो थ्रू आउट इंडिया वो एटलीस्ट टेलीविजन चैनल्स पे वो ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए बच्चों को. एंड इट विल ट्राई टू प्रोवाइड एजुकेशन इवन इन द रूरल एरियाज. गांव में भी वो ये एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए. इसलिए इस चीज में इंडिया की हेल्प अमेरिका ने की थी एट दैट टाइम. So now we'll move ahead. This is for your knowledge. What we'll talk about next, it is called as IGNOU. तुम फिलहाल अभी जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, एसएससी बोर्ड एग्जाम्स जो दे रहे हो, यू आर गिविंग इट थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी. तुम लोग ये चीज मुंबई यूनिवर्सिटी से ये एग्जाम्स दे रहे हो एसएससी बोर्ड के. कल उठ के 11th 12th you might continue again with Mumbai University. You might give your HSC examinations, or maybe you might give your science examinations up to 11th and 12th, maybe from Mumbai University again. ऐसा हो सके चलो आपको 12th के बाद आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू नहीं करना है एंड यू वांट टू ट्राई अ न्यू बोर्ड. तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, तुम्हें कोई और यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी से एग्जाम देना है, अपना डिग्री कोई और यूनिवर्सिटी से चाहिए. Then one such university which India has, it is called as Indira Gandhi National University. इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में आता है. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये थ्रू आउट इंडिया चलता है. If you want to give your board examinations of 12th from Mumbai University, you have to stay in Maharashtra. तुम कर्नाटका जाओगे तो वहां पे यूनिवर्सिटी चेंज होगा. तुम वेस्ट बंगाल जाओगे तो वहां पे यूनिवर्सिटी चेंज होगा. फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वी हैव डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विच आर देयर अंडर द गवर्नमेंट. लेकिन अगर तुम्हें किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी से अगर एग्जाम्स नहीं देने हैं और अगर तुम्हें कोई कंट्री वाइड जो एक कॉमन यूनिवर्सिटी हो उससे अगर तुम्हें एग्जाम देना है, देन इट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी.
सो बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में आया कैसे? इसका हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में है। इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के तुम ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके तुम एग्जाम्स दे सकते हो। इसका पोर्शन, इसका सिलेबस थ्रू आउट इंडिया एक जैसा ही होता है। ओके, you might need to attend colleges or you might not even need to attend colleges. Maybe even through correspondence you can sit at home and you can apply for any degrees and you can give examinations. So इंडिया में यूनाइटेड नेशंस का एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था, एक सेमिनार कंडक्ट हुआ था दिल्ली में। इट वाज इन द ईयर 1970। तो 1970 में यूनाइटेड नेशंस ने उस साल इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर अनाउंस किया था कि 1970 साल को हम सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर। Means in 1970 we shall give more importance to education and we shall celebrate this whole year only for education. So what happens basically, 1970 में ही यूनाइटेड नेशंस ने एक सेमिनार कंडक्ट किया था इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ पे कंडक्ट किया, वही साल में दिल्ली में। तो जब भी इंडिया की सरकार ये यूनाइटेड नेशंस का सेमिनार अटेंड करती है 1970 में, so what exactly happens over here? In the year 1970, when the government of India along with United Nations organization, they planned कि आज के बाद हम इंडिया में भी एक ओपन यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं, कि इंडिया में कोई भी बच्चा किसी भी गांव, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी इंडिया के कोने में बसता हो, वो चाहे तो वो फॉर श्योर इंडिया का ये ओपन यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां से वो एग्जाम दे पाए। So what exactly happens in this? The government is trying to bring more and more development in this entire just wait a minute. So talking about Indira Gandhi National University, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, उसको कैसे चलाना चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कशन करता है इंडिया का गवर्नमेंट थ्रू वन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत ही बड़ा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिग नेम। सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था। इसका पूरा काम धाम संभालने का जो भी था, ये ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी शुरुआत की थी। सो इट इज ओपन यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ वन टीम। ये टीम ने बहुत मेहनत किया और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था along with the help of UNESCO. If you know UNESCO, UNESCO is basically one of the agencies of United Nations organization. जो हम लोग वर्ल्ड वाइड जो हेरिटेज साइट्स देखते हैं, ओके, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम, इन सबको प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को के साथ मिलके ये टीम ने इग्नू शुरू किया था इंडिया में। Above all, ये इग्नू का चेयरमैन कौन था? Who was the head of this whole IGNOU university and the planning committee? Then it was P. Partha Sarthe. More than that, when did the university start? Then it was on 20th of September 1985. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के नाम के बाद इग्नू का नाम दिया गया है। मोर देन दैट, टॉकिंग अबाउट इग्नू, 1990s से उसने ऑडियो विजुअल लेक्चर्स देना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन लेक्चर्स देना शुरू कर दिया है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, दीज टू चैनल्स। अबाउट दैट, टॉकिंग अबाउट इग्नू,
At times, as I told you, for those students who cannot have time, who do not have time to go and attend the college, जिनको और भी ज़्यादा दूसरी family responsibilities होती है, they do not attend the college and they can sitting at home, they can give these exams then. IGNOU, in and all, it has some 58 centers throughout India. और अगर इंडिया के बाहर तुम जाओगे तो IGNOU के 41 centers है in the foreign countries. Okay, so I'll just open up the chat box now. In case if you have any queries, you can put down your queries over there and then we shall have a discussion on it. So in case if you have any queries now, you can just post it in the chat box. We'll move ahead with the next topic, and that is about science. So talking about the stream of science, here we have CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. ये council क्या काम करता है? It tries to bring about more of research in the field of physics, chemistry, pharmaceuticals, then the food processing and mining industries. तो ये सारी industries में वो research करवाता है. The more the research happens, we see that the more we have better content in these streams then. So there is a question which has been asked by Nilay. NCERT better than the state board? Anytime NCERT, CBSE board is way more better than the state board. State board is also good. It covers up entire curriculum, ऐसा नहीं है. लेकिन CBSE board जो होता है, it is way more in deeper understanding than the state board. Talking about maths and science, it is huge. It has huge syllabus. It has a greater understanding any day. Okay. Next, the question is being asked, what about the foreign universities? Foreign universities nahi hoti. Foreign universities, that's obviously there in the foreign lands. We do not have it in India. But what is more important, India में जो IIT sectors है, IIM sectors है, IIM schools, colleges जो होती है, वहाँ पे we do have international fundings. We do have internationally there are countries which help us to develop our boards. Next, there is another question which has been asked then. What about the IGCSE board? IGCSE board and the IB boards are more about research rather than by hearting the answers, rather than, just having a basic knowledge. The students are encouraged to do research in their subjects. So it is more of a research based education, IG and IB. Okay. For IAS examinations, Ankita, it is overall that you need to not only have a knowledge of NCERT, but you need to have knowledge of every board. It is IAS examinations are way more wider in scope than what you see. सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं होता है, उसमें बहुत इन डेप्थ पढ़ाई होता है. Next, there is okay, fine. So there are 2-3 questions more which I shall pick up, but before that we shall just study a few things. What is the pattern of 2020?
In 2020, first of all, we have for sure a new education policy which has come up. So as per the new education policy 2020, which Narendra Modi and the government has brought in front of us, it is an extremely amazing law which has come up. We hope कि ये जो कानून नया आया है, it soon gets implemented and it gets more and more successful. उससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरा उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा and it would be really very good for us Indians to cope up with the international universities. We are way behind in the stream of education. We do not even come in the top 10 countries in the world. Okay. So talking about the top 10 country, there are in and all 196 countries in the world. ये 196 countries में से इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता है जब भी हम हमारे एजुकेशन की बात करें. We are way more behind in the stream of education. Okay. Fine. So we'll stop over here. We'll just continue. I'll look at the chat box later now. As of now, we'll just continue with the current thing which we are studying. So this is CSIR. CSIR is basically that organization in India. ये India का वो institute है scientific research promote करता है. So if you want to promote scientific research, we have this organization in India. It is called as CSIR. उसने कौन से researches को बढ़ावा दिया है? Physics, chemistry, pharmaceuticals, food processing, mining, ऐसी research. More than that, they're also trying, to reduce the imports. Research करेंगे, research करके development लेकर आ सकते हैं. We can make our industries way more stronger. कि इंडिया को जितना हो सके उतना इंपोर्ट्स कम करने की जरूरत पड़े और इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे. इंडिया फर्स्ट fulfills its own self. It suffices its own needs. What is more important over here is bring about some scientific research and development. But more than that, it has also been successful in these things. तो इंडिया में हम यहाँ पे देखते हैं we see that in India जब भी वोटिंग करने जाते हो और जो ब्लैक इंक तुम्हारे पॉइंटर फिंगर पे लगाया जाता है, दैट इंक इज समथिंग व्हिच डज नॉट गेट्स वॉश्ड ऑफ विद वाटर or under any climatic conditions. So such an ink had been, first developed by CSIR, the students of CSIR. Medicines for malaria, then elephantitis, then tuberculosis, ये सब चीज़ों के लिए मेडिसिन्स का रिसर्च उन्होंने किया था. पानी को टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे प्यूरिफाई किया जाए, हाउ कैन यू just reduce your time for bamboo production. कम से कम टाइम में हम बैम्बूज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. Then next, they also used time in India. जो आदिवासी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे रहते हैं, हम देखते हैं कि ये आदिवासी का जो ये ट्राइबल एरिया है, ये पूरा, these tribes are almost 60,000 years old. ये tribes जो है इनका कल्चर बहुत पुराना है. They are far from the modern world. And more than that, ये tribes जो इनका कल्चर 60,000 years पहले से जो शुरू हुआ, इनके ancestors किधर से आए, कैसे आए, इन सब का रिसर्च इन्होंने किया था, जेनेटिक स्टडीज किया था. They try to understand, the earthquakes, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होती है, जब भी जमीन की प्लेट्स जब भी मूव होती है. So through a proper study, we see that the earthquakes are being tested. They are being seen कि earthquake आने के पहले ही हमें पता चल जाए कि कौन से एरिया में आने वाला है. So for all these things, the research had been done, and CSIR has been, achieving their goals in this. Okay. More than that, they also played a very important role in the use of neem as a pesticide.
नीम प्लांट सबको पता है, इट इज द मोस्ट बिटर प्लांट एज यू कैन सी। तो ये जो नीम प्लांट है उसमें से पेस्टिसाइड कैसे बनाया जाए, हाउ कैन टर्मरिक बी यूज्ड फॉर हीलिंग द वुंड्स, एंड मोर देन दैट इंडिया में जो राइस कल्टिवेट होते हैं, दीज राइस आर ऑफ वेरियस वेराइटीज। तो जब सबसे बेस्ट वेराइटी का जो राइस होता है उसको कैसे उसके ऊपर पेटेंट डाले जाए, उसके ऊपर कॉपीराइट्स डाले जाए, so that no other person has or no other country has, you know, the rights to cultivate the same variety of rice in the world. So uska patent rights India ke paas hai. Digital encyclopedia provide karna, you know, and providing this encyclopedia in 8 different languages, international languages, it had all been done by CSIR. So there is a huge amount of development which CSIR has done. Next, talking about the stream of mathematics. India में mathematics के लिए we see that again we have an institute. It is called as National Institute for Research in Mathematical and Physical Sciences. It is there in Tamil Nadu and it promotes, you know, more of research in mathematics then. So these are few of the things which you can understand then. So what is the meaning of patent? This question has been asked by Soham in Ghatkopar. So patent का मतलब basically होता है कि it is a rights, it is your right over a particular thing. एक राइस का क्वालिटी, एक राइस का जो वेराइटी है वो सिर्फ इंडिया में कल्टिवेट होता है, तो वो कंपनी जो वो राइस का वेराइटी कल्टिवेट करती है, वो कंपनी के पास वो पेटेंट्स है, वो कंपनी के पास वो राइट्स है कि वो ही यही कंपनी है इंडिया की जो ये राइस कल्टिवेट करेगी और कोई भी पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेट नहीं करेगा. दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज पेटेंट्स. Okay. So there is this last one which we'll pick up for the day and then we'll end the lecture. It is about the computers. So talking about India's first computer, India ने जो अपना सबसे पहला computer बनाया था, the first indigenous computer, the very first computer which had been made totally in India was by ISIJU. ISIJU ये कंप्यूटर का नाम भी था और ये वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिवर्सिटी का भी नाम है जिसने ये कंप्यूटर बनाया था, द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर. सो द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी वाज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी. सो दैट्स द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनियस कंप्यूटर बनाया. इन द ईयर 1974 हम देखते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, the TCS company, the Tata company which you see today, okay, it had obtained a contract from America in the area of software production. अमेरिका ने इंडिया की टाटा कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करे यूएस के लिए. And more than that, we see that this was the beginning of a software industry in India. All thanks to Tata कि इंडिया में हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्रीज का कंपनीज बनाए. Now, what is even more important? इंडिया को वो टाइम पे एक सुपर कंप्यूटर चाहिए था. We Indians wanted a super computer at that time. तो हमने मदद मांगी अमेरिका से, but America refused to give us a supercomputer to help us in developing a supercomputer. तो वो टाइम पे राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने बोला कि इंडिया की सरकार और इंडिया ये देश अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाएगी, वो भी बिना किसी की मदद के. फिर उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया which is called as the Center for Developing for Advanced Computing. It was established in Pune in the year 1991 and under the leadership of one of our great scientists, his name is Dr. Vijay Bhatkar. इन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बिना अमेरिका की मदद के फिर बनाया था. It is called as Param 8000. So this is how India had its first supercomputer.
Then we have the Baba Atomic Research Center. So Baba Atomic Research Center, it is one of the nuclear centers in India जहाँ पे nuclear testing होता है, जहाँ पे nuclear research center है. It is there in Mumbai. मुंबई में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आता है, which is again from the Tata family then. Okay, so that's all for today's lecture. In case if you have any queries, you can just leave it in the chat box and rest of the students can leave them. Yes, there is a BRC colony. Yes, it is there in Chembur. Next, there is a question which has been asked by VK Ishan Shetty. Vikroli said Ishan Shetty. He is asking, should India focus on education and development? For sure. अगर पढ़ा लिखा educated crowd नहीं होगा तो इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? With India having the second largest population in the world, having almost 1/5 of the population of the world in India, if our young crowd is not that greatly educated, how will the world develop? How will India develop? India has to for sure look up to its education system. वरना कल उठ के देश ही कोलैप्स हो जाएगा अनपढ़ लोग बैठेंगे तो. IGNOU's portion for HSC. IGNOU is not for HSC first of all. It is beyond SSC, HSC. तो जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या फिर जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, they are from IGNOU and you can go for it. मतलब the degree colleges. For degree colleges, you have the courses from IGNOU. What is the meaning of indigenous? Indigenous means something purely belonging to India without any foreign influence. बिना किसी विदेशी हेल्प के या बिना किसी विदेशी इन्फ्लुएंस के जो प्योरली ऑथेंटिकली इंडियन होता है विद इन योर ओन कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज इंडिजिनियस. Thank you. Fine. So with this, we'll end today's lecture.